वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। आज डेट है 16 अगस्त 2020 और टेस्ट नंबर है ये 200। यूपी पीएससी के लिए फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था? पल्लव, सातवाहन, चोल, चालुक्य। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर बी। किसने की थी इस वंश की स्थापना? संस्थापक कौन था सातवाहनों का? शिमुक। कौन था? शिमुक था, शिमुक। तो देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिद्धुक या फिर शिमुक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था? कौन था इनमें से? डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। और हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? इनमें से सबसे पुराना है वही राजवंश जिसका संस्थापक शिमुक है, सातवाहन। तो देखिए, उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है वो सातवाहन है। इस वंश का संस्थापक शिमुक था और इसका शासनकाल जो है, इनका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईस्वी तक माना जाता है। 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? इनमें से सातवाहनों की राजधानी जिस स्थान पर थी वो है पैठन। पैठन या प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शुंग वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। शुंग वंश के बाद जिस वंश की नींव पड़ी उसका नाम है कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो देवभूति था। अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। अब देखिए, वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व के नाम से जाना जाता है, कण्व के नाम से। और शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। कौन सा? कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन है इनमें से वर्ण व्यवस्था का रक्षक? वसुदेव नहीं है, खारवेल नहीं है, पुष्यमित्र शुंग नहीं है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सातवाहन शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है माना जाता है। कौन से हैं 4 वर्ण? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल का नाम है इसमें पांचाऊ। क्या नाम है उसका? पांचाऊ। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, चीनी सूत्रों के अनुसार 63 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण
यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और फलस्वरूप क्या हुआ, कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। किसने प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान? हाथी दांत के काम के लिए, हिंदू मंदिर के कारण नहीं था, हाथी दांत के लिए नहीं था। स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। सोने के सिक्कों के टंकण के लिए भी नहीं था, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जो कला शैली, इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गांधार कला शैली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। क्या है इसका आंसर? समुद्रगुप्त, जिसको सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिशरण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, उसकी जीतों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देवगुप्त उसी का एक अन्य नाम है जिसका अन्य नाम है विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची तथा बाकटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवर्षि भी मिलते हैं। तो बहुत सारे नाम हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने नाम हो गए? विक्रमादित्य हो गए, देवगुप्त हो गया, देवराज हो गया, देवर्षि हो गया। याद रखिएगा इन सबको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत का नेपोलियन आपको पता है कि किसको कहा जाता है और किसने कहा था, ये भी बता दीजिए। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हूणों को पराजित करने वाला यही था। और समुद्रगुप्त को यह संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन? विसेंट स्मिथ। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हूणों का पहला आक्रमण जो है, हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह परास्त हो गए हूण। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब उस समय, किंतु परोक्ष रूप से इसमें गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। यानी स्कंदगुप्त तो इनके आक्रमण को, मतलब स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त शासक गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया, लेकिन इनके बाद के जो भी शासक हुए वो हूणों के आक्रमण को सहन नहीं कर पाए और पतन की ओर जो है गुप्त साम्राज्य बढ़ चला। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश, कदम्ब वंश, कलिंग वंश या हर्यक वंश?
तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। तो देखिए कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल का, राजा खारवेल का। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, ये अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना मिडाइवल के। धन्यवाद।